अरुण नेहरू जी। सर क्वेश्चन नंबर 341 सर। क्वेश्चन नंबर 342 जियाउल रहमान। क्वेश्चन नंबर 34 जियाउल रहमान। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, क्वेश्चन नंबर 343 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। सर क्वेश्चन नंबर 343 माननीय मंत्री महोदय, पटल पे है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है, जबकि वहाँ जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को उस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है, जबकि मैंने अपने MP लेड फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है महोदय? सभापति जी, वैसे मुख्य प्रश्न से संबंधित इनका पूरक सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और मैं इसलिए उनको जानकारी देना चाहता हूँ। गोपालगंज 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ और अभी ये टेम्परेरी अकोमोडेशन में ही चल रहा है। अभी उसकी कार्रवाई परमानेंट में शिफ्ट करने की चालू है। 4.63 एकड़ जो ज़मीन है अभी राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र भी KVS को किया है, इसलिए वो इन प्रोसेस है। मैं वो जानकारी इनको देना चाहता हूँ। बाकी सोशल ऑडिट की उन्होंने बात की है, इस संबंध में सेफ्टी पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, NEP में प्राविधान है और समय समय पे भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी बोर्ड्स को, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी करती है। कोई समझौता बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं और समय समय पे समग्र शिक्षा में भी जो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उस पर भी भारत सरकार उनका सहयोग राज्यों को करती है। सेफ्टी ऑडिट के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी किए हैं। हाल में मैं जानकारी देना चाहता हूं, जो हमारा कम्युनिकेशन राज्यों के साथ हुआ है वो उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, यूटीज को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है यूडाइस के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63% स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट हुआ है, जो यूडाइस की जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। माननीय सदस्य महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में किया गया है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि जिले स्तर पर सोशल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इसके सोशल ऑडिट की रिपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? धन्यवाद। सर, मुख्य सवाल स्कूल के ढांचों के सेफ्टी पे संबंधित है और इसमें होल ऑफ स्कूल अप्रोच जो
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइन है, उसमें एक बड़ा स्तंभ है कि वी हैव टू अडॉप्ट द होल ऑफ स्कूल अप्रोच। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, टीचर्स को सेंसिटाइज करना। एनडीएमए की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस हम राज्यों को देते हैं, उसमें वो एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी जो हमने सिस्टम्स बनाए हैं उसमें स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का से रहे और हम रिफॉर्म कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 344 श्री विष्णुदत्त शर्मा। प्रश्न क्रमांक 344। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का मुझे उत्तर मिला है, बहुत संतुष्टपूर्ण उत्तर उन्होंने दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में वन्य प्राणी संरक्षण और पर्यावरण को लेकर के महत्वपूर्ण काम देश के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं अपने संसदीय क्षेत्र पन्ना के बारे में कुछ बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सड़कों के निर्माण हेतु वन स्वीकृति की प्रक्रिया में स्थानीय जनसंख्या के आवागमन, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा तक पहुंच की आवश्यकताओं को भी प्राथमिक मानदंड बनाया जाएगा ताकि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन बना रहे। 25-30 ग्राम पंचायतें पर्यावरण की दृष्टि से वन्य प्राणी संरक्षण वहाँ पर प्रभावित हो रही है, इसलिए संरक्षण भी आवश्यक है, लेकिन मानव जीवन की मूलभूत सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाना हमारा दायित्व। तो माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में क्या कदम सरकार उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वन संरक्षण के लिए हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान है यह राज्य सरकारों के द्वारा संरक्षित वन घोषित किए गए हैं। यह जो सामुदायिक रिजर्व है उसके संबंध में एक सुनिश्चित नीति बनाई गई है और हमने जो अभी कुछ ही दिनों पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में जो संशोधन किया है उसमें भी हमने कुछ विशेष रियायतें भी दी हैं। इसको एक नीति के अंतर्गत किया जाता है और स्थानीय समुदायों को लाभ मिले इसके संबंध में जो राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम में जो नए प्रावधान है उसके अंतर्गत सुनिश्चितता की गई है और उसका हम पूरी तरीके से पालन करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और जानना चाहता हूं कि पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में प्रभावित गांवों के लिए वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल अधोसंरचना जैसे इको फ्रेंडली सड़क निर्माण तकनीक, बाईपास मार्ग या ऊंचे पुल पर विचार कर रही है जिससे बाघ संरक्षण प्रभावित न हो और स्थानीय निवासियों की कनेक्टिविटी भी बेहतर हो सके। और पन्ना टाइगर रिजर्व में राजस्व सीमा विवाद का निराकरण, वन और राजस्व का ये विवाद होता है, इसके बारे में भी सरकार की कोई नीति इसको निपटाने की है क्या? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। महोदय कि जो स्थानीय वन है उसके संबंध में अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित करना होता है तो उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और राज्य सरकार के प्रस्ताव आने के बाद ही केंद्र जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है वो उसके ऊपर कोई समीक्षा कर सकता है। दूसरा जो विषय पन्ना के बारे में कहा है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पन्ना देश का एक बहुत महत्वपूर्ण बाघ संरक्षित क्षेत्र है। पन्ना की जो इकोलॉजी है, पन्ना की जो वाटर बॉडीज हैं और पन्ना में जो विशेष रूप से केवल बाघ ही नहीं बल्कि बर्ड्स के भी संरक्षण के लिए कार्य होता है, हमारी सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। मैं स्वयं पन्ना जाकर के आया था। माननीय सदस्य महोदय ने जो एक और विषय कहा है कि इसके संबंध में एक जो हाईवे वगैरह के लिए जो उन्होंने पुल वगैरह की बात करी है वो निर्णय लेने के लिए एक प्रक्रिया है। हमारी कुछ साइंटिफिक बॉडीज़ हैं, एक्सपर्ट्स की राय है, राज्य सरकार की अनुशंसाएं हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही विस्तृत रूप से विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है ताकि जो हमारे देश के ये जो वन्य क्षेत्र हैं ये पूरी तरीके से सुरक्षित हो। श्री गणेश सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 75 जो है ये खजुराहो बेमीठा से होकर के पन्ना होते हुए सतना से सिंगरौली तक जाता है
और वो सिर्फ पन्ना टाइगर रिजर्व से जो एग्जिस्टिंग रोड है, वो एग्जिस्टिंग रोड को ही अगर उसमें पुल बनाने का और एलिवेटेड रोड बनाने की मंजूरी दे दी जाए तो आगे वाले जो शहर हैं वो भी उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अभी वो सिंगल रोड पर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हमारे माननीय सदस्य संबंधित राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव भिजवाते हैं तो उस पर विचार हो सकता है। ऐसे कोई भी विषय सदन में नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 345 श्री TR बालूजी। Not present, sir. माननीय मंत्री महोदय। क्वेश्चन नंबर 346 डॉक्टर बायरेड्डी शबरी। क्वेश्चन नंबर 346 माननीय मंत्री महोदय। पर है अध्यक्ष जी। माननीय सदस्य। PM internship scheme has been very commendable, sir. This has created a link between the youth and also the major companies. But in round one, when 1.27 lakh opportunities were there and 6 lakhs applications were sent, only 8,000 opportunities were given, sir. This is maybe because of the one-time grant of 6,000 rupees or 5,000, that is the monthly stipend given, is not sufficient, especially in the tier 1 cities, sir. So I would like to ask the minister through you, sir, is there any further financial assistance given or any revised plan? Thank you, sir. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इसके जो 5,000 रुपये जो कैंडिडेट्स हैं जो इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको देने का प्रावधान सरकार ने किया है। मंथली 5,000 रुपये देने का प्रावधान है और वन टाइम 6,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इसलिए अभी ऐसा कोई विचार नहीं है कि उनको और आगे इसके विषय में बढ़ाया जाएगा उनके एमोलूमेंट्स को लेकर के। लेकिन ऐसी जो 500 बड़ी कंपनीज हैं जिनमें अगले 4 साल में 1 करोड़ देश के युवा अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, जिसमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ले पाएंगे, उसमें जो कंपनीज हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ उनको अपनी तरफ से भी स्टाइपेंड दे रही है। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रावधान नहीं। My constituency Nandyal is a tier 2 constituency, so tier 2 city, out of in which where 372 offers were there, 3,000 applications were given, but only 30 opportunities were there, sir. Is it possible for the ministry to look after the tier 2 cities also and the small districts like us, sir? Is there any help or assistance given to us? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा, ये कंपनीज के द्वारा निकाली गई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटीज़ वो कंपनीज दे रही हैं और उसमें जो अप्लाई किए हुए कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स की फिटेबिलिटी बनती है, तभी हो सकता है। जो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि देश के लगभग सभी जिलों में इसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हो या वहाँ का युवा वर्ग हो, उसमें चलाए जा रहे हैं। ये कंपनीज के ऊपर निर्भर करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर जाके विराजें। ये प्रश्नकाल है, जितनी जोर से आप नारेबाजी कर रहे हैं उतनी जोर लगाकर आप अगर प्रश्न पूछेंगे तो देश की जनता का कल्याण होगा। और माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रहा हूं कि आपको जनता ने सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। और मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को ये प्रिविलेज नहीं है
कि वह सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास करें। अगर आपने सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास किया तो मुझे कुछ निर्णायक फैसले करने पड़ेंगे और देश की जनता आपको देखेगी। मैं आपको पुल कह रहा हूं, कई विधानसभाओं के अंदर इस तरह की घटना पर माननीय सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मैं आपको फिर चेतावनी देता हूं, सरकारी संपत्ति को तोड़ने का प्रयास आप नहीं करें, ये मेरा आपसे आग्रह है। सभा की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।